हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीएससी एलटी ग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूं और प्रैक्टिस करा रहा हूं। डे 30 आज है, यानी इससे पहले 29 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। टॉपिक वाइज भी लगभग 7-8 लेक्चर उसका भी हो चुका है। तो आप अगर इन सारी वीडियोज़ को पाना चाहते हैं तो शाम को 7 बजे हमारे इसी चैनल पर वीडियोज़ प्राप्त होती हैं, जिसमें जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में जो परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं के क्वेश्चन का कलेक्शन है। और इस क्वेश्चन को मैंने 2018 जीएससी एलटी ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसी के पैटर्न पर बनाया है, यानी उसी रेशियो में क्वेश्चन रखा है जिस रेशियो में 2018 जीएससी एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसमें ये सारे सब्जेक्ट शामिल हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं बोलता हूं, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाए तो उसके लिए आप हमारा एक नंबर है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और एक छोटी सी फीस मैंने रखा हुआ, आप दे करके उस ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं, जिससे आपके पास वीडियो को देखने के बाद रिवीजन करने के लिए आपके पास मैटर है और आपको लिखना ना पड़े। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील, ठीक है, चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? 4 विकल्प है: राजराज प्रथम, राजेंद्र, राजधिराज, राजराज द्वितीय। तो इसका जो सही विकल्प है वह है राजेंद्र। जी हाँ, राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र है राजेंद्र प्रथम, वो सम्राट बना और उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। उसने जो है पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत यानी गंगा घाटी पर आक्रमण किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया। ठीक है, इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना किया। ठीक है, नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया। इस प्रकार उसने जो है बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है मंडन मिश्र किसके शिष्य थे? पहला विकल्प है शंकराचार्य, दूसरा है रामानुजाचार्य, तीसरा है कुमारिल भट्ट और चौथा है सुरेश्वराचार्य। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है कुमारिल भट्ट। जी हाँ, तो मंडन मिश्र जो कि कुमारिल भट्ट के शिष्य थे और पंडित मंडन मिश्र का जन्म 8वीं शताब्दी के मध्य मिथिला के महिषी ग्राम में हुआ था। ये अद्वैत वेदांती थे। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है आईपीएल 2025 में शतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर का नाम। ठीक है, 4 विकल्प है, इसमें से आपको बताना है कौन सही विकल्प है। तो इसमें सही विकल्प है वैभव सूर्यवंशी। आप जानते हैं कि 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने जो है पहली बार राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए जो है शतक लगाया था। ठीक है, तो ये जो है 14 वर्ष 32 दिन की उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया? 4 विकल्प है: फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं लिखी थे। ठीक है, सिकंदर लोदी जो है 17 जुलाई 1489 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। ठीक है, और 1504 ईस्वी में उसने जो है राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया। कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि जो है आगरा नामक जो है नगर किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। ठीक है, और इसी को उसने अपनी राजधानी बनाया था और इन्होंने एक नाप दिया था, नाप का पैमाना दिया था गज ए सिकंदरी के नाम से। ठीक है, और इसी के समय में जो कि प्रारंभ किया गया था और उसने जो है खाद्यान्न पर जो जकात नामक कर लगता था उसको भी इसी ने हटा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो पहला विकल्प है इब्राहिम खान गारगी, दूसरा है हकीम खान सूर, तीसरा है तरदी बेग, चौथा है मोहम्मद लोदी। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है वह है हकीम खान सूर। ठीक है, तो हकीम खान सूर जो है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था और यह युद्ध 1576 ईस्वी में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा था। ठीक है, मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था जबकि राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खान सूर नामक एक अफगान कर रहा था। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? तो यहाँ पर 4 विकल्प है: अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 141। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही विकल्प है। सही विकल्प यहाँ पर है अनुच्छेद 141। ठीक है, यानी डी विकल्प आपका सही है। तो अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन से हैं? अनुच्छेद
19 से अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 16 से 19 तक, अनुच्छेद 17 से 20 तक, अनुच्छेद 18 से 21 तक। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही विकल्प है। तो इसमें सही विकल्प है ए, यानी अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, और अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषयों पर जो है कुछ अधिकारों का संरक्षण है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर गोविंद बल्लभ सागर जलाशय स्थित है कहाँ पर, आपको बताना है। 4 विकल्प है, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तराखंड में। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है ए, यानी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रिहंद परियोजना या गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर स्थित है या निर्मित है। ठीक है, इसको रिहंद परियोजना के भी नाम से जाना जाता है, और किस नदी पर है, रिहंद नदी पर। ठीक है, यह बांध के पश्चिम भाग में एक कृत्रिम झील है जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित देशों में से किसका समय जीएमटी से भिन्न है, आइसलैंड, स्पेन, घाना, माली। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा देश है जिसका समय जीएमटी से भिन्न है। तो आपको बताना है इसमें सही विकल्प है भैया बी, यानी स्पेन। ठीक है, तो भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। ठीक है, यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, और इस रेखा को, प्रधान यामोत्तर रेखा को, जीरो देशांतर रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, और ब्रिटेन के अतिरिक्त कुछ ऐसे देश हैं जो जीएमटी से इतर होते हुए भी जीएमटी के मानक समय का उपयोग करते हैं। ये देश चाहे आइसलैंड है, आयरलैंड है, पुर्तगाल है, कनारी द्वीप समूह है, और मारिटानिया है, माली है, सेनेगल है, गिनी बिसाऊ है, गिनी, सियरा लियोन है, और साइबेरिया है, आइवरी कोस्ट है, बुर्किना फासो है, टोंगा है, जाम्बिया है, घाना है, लेकिन स्पेन जो है मानक समय जीएमटी से भिन्न है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा भारतीय महानगर तेंदुओं की राजधानी बन गया? 4 विकल्प है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बंगलुरु। तो इसमें जो सही विकल्प है वो बंगलुरु सही, यानी सी विकल्प आपका सही है। तो हाल ही में जो है तेंदुओं को राजधानी बना है बंगलुरु। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो संरक्षण जीव विज्ञानी डॉक्टर संजय गुस्बी के नेतृत्व में होलेमट्टी नेचर फाउंडेशन, जिसे HNF द्वारा 1 वर्ष तक किए गए कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण से पता चला कि बंगलुरु के आसपास जंगलों और झाड़ियों में अनुमानित लगभग 80 से 85 जंगली तेंदुए हैं। ठीक है भैया, तो इसने जो है मुंबई जो लगभग 54 तेंदुए थे उसको जो है उसकी जनसंख्या को पार कर दिया है। अब इसे तेंदुओं की राजधानी कहा जाता है, किसको? बंगलुरु को। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ, यानी कब हुआ? आपको बताना है 1860, 1877, 1880, 1901 में। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है भैया बी, यानी 1877 में। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, 1856 ईस्वी में अवध को चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया था, और उसके बाद 1877 ईस्वी में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत में मिला लिया गया, और इसके बाद यह उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया? 4 विकल्प है, केशव चंद्र सेन, लोक हितकारी, शिवनाथ शास्त्री, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है केशव चंद्र सेन। ठीक है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में ब्रह्म समाज के प्रभाव से हुआ, और इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में MG रानाडे तथा आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 4 विकल्प है भैया, यहाँ पर है 69वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन। तो आपको बताना है कौन से संविधान संशोधन के थ्रू दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया। तो उसका सही विकल्प है भैया पहला, यानी 69वां संविधान संशोधन के थ्रू जो है अधिनियम या 1991 के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। इस संशोधन में दिल्ली के लिए कुल जो है 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था की गई।
आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? 4 विकल्प है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प है इसका क्या, आपको बताना है। सही विकल्प है भैया सी, यानी राजस्थान। ठीक है, महाराष्ट्र तथा गुजरात पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं, जबकि राजस्थान उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो है सभी राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग की संस्कृति विकसित करने हेतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है, जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। तो उसी में जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा 1972 में पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प है, मरुस्थल जो कि, और यहाँ पर देश, यानी मरुस्थल है और देश है, तो इसको सुमेलित करना है मरुस्थल को देशों से। सोनोरन ये संयुक्त राज्य अमेरिका का मरुस्थल है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान का है, तकलामकान चीन का है, गिब्सन जो है ब्राज़ील का है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, यानी यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, तकलामकान चीन में है, लेकिन गिब्सन ब्राज़ील में नहीं है, बल्कि कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है भैया। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है कौन? आपको बताना है इराक, ईरान, सऊदी अरब, लेबनान। 4 विकल्पों में से एक सही है, कौन आपको बताना है। तो सही विकल्प है सऊदी अरब। जी हाँ, तो पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश सऊदी अरब है। विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन देश अगर की बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है यूएसए का, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, तीसरे नंबर पर रूस और चौथे नंबर पर कनाडा। लेकिन अगर हम शीर्ष पेट्रोलियम भंडार वाले देशों की बात करें तो पहले नंबर पर वेनेजुएला है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, तीसरे नंबर पर ईरान है, चौथे पर कनाडा, पांचवें पर इराक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है? 4 विकल्प है, बढ़ती हुई कारपोरेट शक्ति, प्रयोग एवं फेंको का प्रारूप, और सहज रहन सहन का प्रतिरूप, और नगरीकरण। ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पर नहीं है, इसको ध्यान में रख के इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है सहज रहन सहन का प्रतिरूप। ठीक है, इसका सही विकल्प क्या है? सहज रहन सहन का प्रतिरूप, यानी पर्यावरण क्षरण का ये कारण नहीं है। बाकी ये तीनों कारण, बढ़ती हुई कारपोरेट शक्ति और यूज एंड थ्रो का प्रारूप और जो है नगरीकरण, ये सब जो है पर्यावरण ये क्षरण का मुख्य कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। राडार प्रणाली पाई जाती है, 4 विकल्प है, उसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो ध्यान से समझिएगा, चूहे में, चमगादड़ में, बिल्ली में और सशक में। इसमें जो सही विकल्प है वह है चमगादड़ में। ठीक है, राडार यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। ठीक है, तो आप जानते हैं कि रडार तकनीक का उपयोग जो है चमगादड़ भी करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में बिना किसी वस्तु से टकराए उड़ सकते हैं। ये उड़ते हुए पराश्रव ध्वनि तरंगों का प्रसारण करते रहते हैं और ये ध्वनि तरंगे वस्तुओं से टकराकर लौट आती हैं। लौटने वाली तरंगों की सहायता से वे आसपास की वस्तुओं का पता लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में और बालू में। तो 4 विकल्प है, आपको बताना भैया इसमें कौन सा सही है। बालू में नहीं है कार्बन, बाकी सब जगह पर कार्बन उपलब्ध होता है। ठीक है भैया, और हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है एवं प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। कौन? हीरा। ठीक है, कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसकी उपस्थिति कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर ही होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपर रूप है। ठीक भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से में प्रारंभ होता है? यकृत में, मुंह में, छोटी आंत में, अमाशय में। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है अमाशय में। ठीक भैया, अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम का स्राव होता है। ठीक है, और मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। यह एंजाइम जो पेप्सिन एंजाइम है यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है मानव शरीर का तापक्रम जो है पहला विकल्प है जाड़ों में घट जाता है, दूसरा है गर्मियों में बढ़ जाता है, तीसरा है ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, और चौथा है जाड़ों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है सी, यानी ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ठीक है, तो सामान्यतः मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 जो है डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्यतः होता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। स्पेलिंग टूल बार को किस टूल बार में पर रखा गया है? 4 विकल्प है,
यहाँ पर स्टैंडर्ड, दूसरा है फॉर्मेटिंग, तीसरा है ड्राइंग, चौथा है रिव्यूइंग। ठीक है, इसका जो सही विकल्प है वो है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो है MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर टूल स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत आता है। इस फीचर के माध्यम से उपयोगकर्ता जो यूजर होता है वो डॉक्यूमेंट में व्याकरण तथा स्पेलिंग की गलतियों को देख सकता है। ठीक है, स्पेलिंग एरर होने पर टेक्स्ट लाल रंग से अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है, ग्रामर एरर होने पर टेक्स्ट हरे रंग से अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है, और MS ऑफिस में स्पेलिंग एवं ग्रामर टूल ऑन करने के लिए शॉर्टकट की जो है F7 का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? F7 का। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य सरकार के मुख्य सचिव। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है बी, यानी मुख्यमंत्री। ठीक है, नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्यों का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल करते हैं। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह जो है राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है और भारत सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखता है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। ठीक है, यह संस्थान स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य नीति मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन होता है, शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। 4 विकल्प है यहाँ पर, सेरीकल्चर, लाख कल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है एपीकल्चर, यानी चौथा विकल्प आपका सही है। शहद के जो व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी का वैज्ञानिक प्रबंधन एपीकल्चर कहलाता है और सेरीकल्चर जो है कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। ठीक है, और मोरिकल्चर की अगर हम बात करें तो ये रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि की जाती है, उसके लिए वो मोरिकल्चर का प्रयोग किया जाता है। और लाख कल्चर, लाख के उत्पादन हेतु लाख कीटों का पालन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति का बाह्य सदस्य 2021 के नहीं है? 4 विकल्प हैं, आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2021 के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था। तो जयंत आर वर्मा, आशिमा गोयल, शशांक भिंडे और माइकल देवव्रत पात्रा। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, माइकल देवव्रत पात्रा साहब जो है 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति के बाह्य सदस्य नहीं थे। ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर तथा मौद्रिक नीति के इंचार्ज थे। ठीक है, 2025 में अभी हटे हैं। ठीक है, और बाह्य सदस्य जो थे आसिमा गोयल और जयंत आर वर्मा, शशांक भिंडे, ये सब जो है बाकी तीनों क्या थे? बाह्य सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन, सेंसेक्स। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का प्रचलित सूचकांक है और BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है, यानी सेंसेक्स के अंतर्गत कितनी ब्लू चिप कंपनियां आती हैं आपको बताना है। 20, 30, 25 और 10। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है 30। बहुत सरल है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है। यह जो है विभिन्न क्षेत्रों की अग्रणी 30 ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों पर आधारित है। BSE की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। ब्लू चिप कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनका शेयर बाजार में लंबे समय से मजबूत प्रदर्शन रहा हो और जिन पर कर्ज का बोझ कम हो और उनकी जो इनकम हो वो अच्छी हो। भारत की ब्लू चिप कंपनियों के उदाहरण जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL, SBI, TCS, ये सब हैं। ठीक है, वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको, ये सब जो है ब्लू चिप कंपनियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है? 4 विकल्प है। पहला है मध्यस्थों की समाप्ति, भूधृत सुधार, जोतों की हरबंदी, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो सही विकल्प भैया वो है उपर्युक्त सभी, यानी तीनों, मध्यस्थों की समाप्ति हुई, भूधृत सुधार हुए, जोतों की हरबंदी हुई। ठीक है, तो ये जो है कृषि संरचना की कृषि विकास हेतु प्रेरक बनाने के लिए ये सब अपनाए गए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में उत्पादित रेशम की सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाने वाली किस्म कौन सी है? 4 विकल्प है, मलबरी, टसर, इरी और मूंगा। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है मलबरी, यानी कि मलबरी एक ऐसी किस्म है जिसका जो है भारत में
सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन किया जाता है। रेशम उत्पादन में भारत जो है चीन के बाद दूसरे स्थान पर है और भारत रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और 5 किस्मों का उत्पादन करता है, जैसे मलबरी, टसर, ओक, इरी, मूंगा। ठीक है, इनमें सबसे अधिक उत्पादन जो है मलबरी रेशम का होता है। भारत में इसके उत्पादन का शीर्ष राज्य जो है वो कौन है भैया? कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? 4 विकल्प भैया, शिवालिक, विंध्याचल, रुहेलखंड, बुंदेलखंड। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है डी, यानी बुंदेलखंड सही है। कौन? बुंदेलखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है जहाँ पर हम अभी हैं, आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश दोनों में है। इसका प्राचीन नाम जेजाकभुक्त था। क्या नाम था? जेजाकभुक्त। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये देखो, ताला उद्योग अलीगढ़, चूड़ी उद्योग शाहपुर, कालीन उद्योग भदोही, चिकनकारी उद्योग कहाँ? लखनऊ। इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है कि कौन मैचिंग नहीं कर रहा है। सी, यानी चूड़ी उद्योग जो है शाहजहांपुर में मैचिंग नहीं कर रहा है। चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है फिरोजाबाद। बाकी भैया ताला के लिए अलीगढ़ का ताला सब लोग जानते हैं, कालीन भदोही का और चिकनकारी लखनऊ का, ये फेमस ही है। ठीक है, तो और जो है चूड़ी फिरोजाबाद की फेमस है। शाहजहांपुर जो है शहीदगढ़ या शहीदों की नगरी भी कहा जाता है। किसको? शाहजहांपुर को। इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अभी तक अगर आपने वीडियोज़ को लाइक किया ना हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ये सब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अभी तक अगर आप पूरे वीडियोज़ को ना देखे हों तो उनके जो है पूरे वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, उसको देखें और अपनी मेहनत करें, तैयारी करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।